हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज अपन थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है केमिस्ट्री में आपको वैलेंसी को सेटिस्फाई करते करते आपको बोरियत महसूस हो रही है। आईयूपीएससी में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आज हम थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज हम सोशल साइंस करते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के बारे में, तो वहाँ से हम टॉपिक को उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा, मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, मैं ही आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। तो टॉपिक हम चेंज करते रहेंगे, सब्जेक्ट हम चेंज करते रहेंगे, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो सके तो हम थोड़ा सब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अपनी एक सीमाएँ होती हैं कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। एक तो जब हमारे पास लाइव ऑफलाइन क्लास चलती है, बच्चे सामने बैठे होते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो उस दिन लाइव डिस्कशन चलता है, टॉपिक पे कंसल्ट चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इन सारी प्रोसेस के अंदर जो हमारा नॉलेज होता है वो नॉलेज का रिजोल्यूशन होता है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर केवल एक टीचर, यानी ये जो पूरी क्लास होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो एक टीचर सेंटर्ड हो जाती है, जो साइकोलॉजिकल अगर मेथड से देखा जाए तो ये काफ़ी गलत है। लेकिन फिर भी इस कोरोना के इस लॉकडाउन के दौर में हम जितनी कोशिश होगी उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, वरना जब हमारे पास गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जिस तरह से हमारी क्लास और जो हमारा स्कूल है, यदि जब ओपन होंगे तो उसके बारे में हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस के बारे में। तो सोशल साइंस में जो आपका चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और इसके अंदर काफ़ी इजीली क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक बार ये चीज़ हमारे आसानी से समझ में आ गई तो उसके बाद ये हमारे जो 7 मार्क्स जो है वो एग्जाम में कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं कट सकते हैं। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, हम इजी टॉपिक ही लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए, हमारा जो चैप्टर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, जो ये हमारे पास गवर्नमेंट है ये क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं और किस तरह से इनके जो ऑर्गन है वो अपना वर्क जो है होते हैं, अपने जो फंक्शन होते हैं, अपना जो पावर होता है उसका यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल तो आपको पता चल गया, सेंट्रल और स्टेट दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, हमारे पास कोई भी एक फिक्स टेरिटरी है, मान लीजिए हमारे पास एक फिक्स टेरिटरी है। अब ये जो टेरिटरी है इसके अंदर एक मोस्टली नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, पब्लिक रहती है। अब इस पब्लिक को आप देखिए, इसको लॉ भी चाहिए, इसको पॉलिसी चाहिए, इसको सर्विस चाहिए, इसको बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसको कैसे मिलेगी, यानी इसको कब ऐसा लगेगा कि हम एक स्टेट के अंदर रहते हैं और हमारे स्टेट को कोई चला रहा है। ऐसा एक ऐसा सिस्टम है जो एक गांव के एक छोटे से छोटे सामान्य व्यक्ति से लेकर और सत्ता के गलियारों तक, जो हमारे पास सीएम वगैरह जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का जो मेजर पोस्ट होती है वो होती है सीएम की, तो वहाँ तक जो है हमारी प्रॉब्लम को सुन पाए। तो उसके लिए यहाँ पे इस पूरे एक जो फिक्स टेरिटरी होती है, एक भूभाग होता है, इसके ऊपर एक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इस फिक्स जो टेरिटरी के अंदर जितने भी पीपल्स रहते हैं, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अपना एक सिस्टम बनाती है। और सिस्टम बनाने के बाद इस पीपल के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए, जो यहाँ के पब्लिक के लिए लॉ बनाती है, लॉ फ्रेम बनाती है। ठीक है, पॉलिसी फिक्स करती है, फिक्स्ड पॉलिसी, साथ में इनको सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये तो हम जो माइनर, जो हमारे पास मेजर फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फंक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के, कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनकी वजह से हम गवर्नमेंट को डेफिनेट नहीं कर पाते, यानी डेफिनेशन नहीं बना सकते हम गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो काफ़ी ज़्यादा वो ब्रेड है, तो उसको हम एक छोटे शब्दों के अंदर नहीं सिमट सकते। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक हमारे पास एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है गार्नर। गार्नर ने एक डेफिनेशन दी है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो गार्नर ने कहा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। एक मशीन होती है, मान लीजिए एक सिस्टम होती है जो क्या करती है कि आपकी पॉलिसी को फिक्स करती है।
आपके लिए, पब्लिक के लिए पॉलिसी को फिक्स करती है। और फिक्स करने के बाद और जो आपके जनरल इंसिडेंट होते हैं, जनरल इंसिडेंट यानी जिसको हम कह सकते हैं सामान्य नियम, यानी जो हमारे पब्लिक जो रहती है इस फिक्स टेरिटरी के अंदर, उसके लिए जनरल इंसिडेंट बनाते हैं। और इसी रास्ते पे, इसी वे पर आपको चलना है। अगर आप इसे हटेंगे तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी हमारे लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी। कि जो उक्त व्यक्ति है, यानी ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई पब्लिक है जो इन जनरल इंसिडेंट्स के अलावा यानी रॉन्ग वे पे चलती है, तो उनको सही वे पे लाने का कार्य जो करती है, जो फंक्शन है, वो हमारे गवर्नमेंट का है। साथ में जो जनरल इंसिडेंट्स होती है उनको रेगुलराइज करती है। और उसके बाद जो जनरल इंटरेस्ट के जितने भी सारे टॉपिक्स है, यानी जैसे पॉलिसी लानी है, हमको कोई एक्ट बनाना है, कोई मान लीजिए अमेंडेड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी हमारे इंसिडेंट्स के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडेड करने का जो पावर होता है वो केवल पार्लियामेंट को होता है, किसी गवर्नमेंट को नहीं होता। तो इस तरह से जो फिक्स टेरिटरी होती है, वो टेरिटरी क्या करती है, जनरल इंसिडेंट्स होती है उनको रेगुलराइज करती है। साथ में जनरल जो हमारे पास इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को क्या करती है बताइए, प्रमोट करती है। प्रमोट का मतलब ये है कि पब्लिक के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्या अपने को पॉलिसी बनानी है, कौन सी योजना बनानी है, उनके यानी जो जनरल इंटरेस्ट होती है उनको क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये गार्नर के अनुसार जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है गार्नर के अनुसार कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो पब्लिक के लिए क्या करती है, फिक्स पॉलिसी, यानी पॉलिसी को फिक्स करती है, पॉलिसी नई नई पॉलिसी बनाती है। साथ में जनरल इंसिडेंट्स यानी जो सामान्य नियम होते हैं उनको रेगुलराइज करती है। और साथ ही जो जनरल इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये गवर्नमेंट की क्या थी, गार्नर के अनुसार डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट के बारे में। अब देखिए गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन होते हैं। मेन 3 जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव, सेकंड जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो होता है वो होता है जुडिशरी। देखिए अब ये क्या सिस्टम है, लेजिस्लेटिव क्या होती है, जिसको अपन कहते हैं अरेंजमेंट करना, मेंटेनेंस करना, यानी एक जो पब्लिक होती है उस पब्लिक के अंदर जो, यानी एक फिक्स टेरिटरी के अंदर जितनी भी पब्लिक है उनके लिए किस तरह से नियम बनाना, इंसिडेंट्स बनाना, इंटरेस्ट बनाना। यानी इन लोगों को जो लेजिस्लेटिव के अंदर जो लोग मेंबर बैठे रहते हैं, वो मेंबर क्या करते हैं, पॉलिसी को फिक्स करते हैं, लॉ फ्रेम बनाते हैं कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव एक्चुअली मेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं, उस चीज को काम करते हैं। यानी जो लेजिस्लेटिव के अंदर जो मेंबर बैठे हैं, ये मेंबर जिस तरह की पॉलिसी, लॉ वगैरह बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उन एक्ट पे काम करना, और काम करेगा कौन, तो ये मेन सिस्टम होता है एग्जीक्यूटिव, जो इस पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑर्गन आता है वो आता है जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए इन्होंने किसी काम के लिए कह दिया, कोई पॉलिसी बना दी, अगर एग्जीक्यूटिव ने उस पॉलिसी को अमल नहीं किया, उस पॉलिसी को प्रमोट नहीं किया और पब्लिक तक नहीं पहुंचाया, तो हम जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं। तो इन दोनों, अगर ये दोनों अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर जुडिशरी। यानी अब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो जनरल इंसिडेंट्स जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं पब्लिक के लिए, अगर कोई इससे रॉन्ग वे जाता है तो उसको जुडिशरी में जाकर उसको एक राइट वे पे लाया जा सकता है, यानी उसको अपना एक पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम स्टडी करते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव के हम बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेजिस्लेटिव क्या होती है, तो वो देखिए, लेजिस्लेटिव एक्चुअली इसको मेंटेनेंस करते हैं। मेन सिस्टम ये होता है कि लेजिस्लेटिव क्या करती है। तो लेजिस्लेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है, यानी गवर्नमेंट का सबसे पहला अंग है जो लेजिस्लेटिव, यानी जो कार्य करने के लिए हमें पॉलिसी बनाता है, लॉ बनाता है, पब्लिक के लिए जितनी भी सारी योजना है, नीतियाँ हैं, वो निर्धारित करता है। तो लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑर्गन है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय जो संविधान है, उस भारतीय संविधान के अंदर इस लेजिस्लेटिव को 2 लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 2 लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट लेवल जो इसका है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव। और दूसरा जो इसका है, यानी अब एक कंट्री हमारे पास बड़ी, तो उस कंट्री को, पूरे कंट्री को हेल्ड करने के लिए, उसके अंदर गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव है। और फिर हमारे पास जो 29 स्टेट हैं और जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं 7, उनके अंदर किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाए, तो उसके अंदर होती है स्टेट लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव कितने टाइप की होती है, यानी इसके कितने टाइप से, और इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो 2 लेवल पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव। इस चैप्टर के अंदर, ये जो हमारा चैप्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आप, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है, इसको एक नाम दिया गया और उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है उसका, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इसको क्या नाम दिया गया, पार्लियामेंट। इसको क्या नाम दिया गया, पार्लियामेंट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर क्या नाम दिया गया, पार्लियामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, संसद। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और वही हमारे पूरे देश को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करती है ये पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास पार्लियामेंट होता क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 79 है, उस 79 आर्टिकल के अनुसार, यानी कोई भी, जब हमारे पास एक सेंट्रल फेडरेशन होता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये पूरा जो कंट्री है उसके अंदर एक सेंट्रल फेडरेशन है, और उसके अंदर सेंट्रल फेडरेशन है, तो अपने को सेंट्रल फेडरेशन के अंदर एक पार्लियामेंट का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। यानी पूरे देश के लिए एक जो पार्लियामेंट है उसका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। और अब आप देखिए कि इस पूरे पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट है, तो कौन कौन से पार्ट मिलकर, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर इस पार्लियामेंट को बनाते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा, और फिर हमारे पास लास्ट में प्रेसिडेंट। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो पार्लियामेंट बनता है, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो बनती है, ये जो सेंट्रल पूरा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमारा सेंट्रल फेडरेशन आता है, उसके अंदर एक पार्लियामेंट का क्या है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। और उस पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ये 3 ऑर्गन होते हैं। और मेनली जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, पार्लियामेंट को बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए, ये पूरा चैप्टर जो हमारा था, इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट है। इसे आगे स्टडी करने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार क्या होती है। सबसे पहले हमने स्टडी की कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो मान लीजिए एक फिक्स टेरिटरी है, उस फिक्स टेरिटरी के अंदर एक पब्लिक, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग करते हैं। तो उसके अंदर लॉ फ्रेम बनाना, पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी को फिक्स करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का जो काम करती है वो गवर्नमेंट करती है। और बिना गवर्नमेंट के ये जो पूरा फिक्स टेरिटरी है, इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता है। अब हमारे पास एक गार्नर नाम के एक श्रीमान थे, उन गार्नर ने ये कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट जो होती है वो एक मशीन की तरह होती है, जो क्या करती है, पब्लिक पॉलिसी को फिक्स करती है, और साथ में जनरल इंसिडेंट्स को क्या करती है, रेगुलराइज करती है, और साथ ही साथ जनरल जो इंटरेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, इनको क्या करती है, प्रमोट करती है। इस तरह से हमने गवर्नमेंट की डेफिनेशन के बारे में स्टडी की। हालांकि गवर्नमेंट की डेफिनेशन को हम कुछ एक शब्दों के अंदर परिभाषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो होता है वो लॉ फ्रेम बनाता है, फिर पॉलिसी को फिक्स करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक्ट बनाता है, अमेंडेड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पब्लिक के लिए ये सारा वर्क करता है। और ये सारा काम जो होता है, ये सारा काम जिस तरह से इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है।
और एग्जीक्यूटिव यदि अपना काम नहीं करे तो लास्ट में जो इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो होता है जुडिशरी। यानी ये दोनों अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करें और साथ ही में पब्लिक के लिए जो जनरल इंसिडेंट्स जो इन्होंने फिक्स किए हैं, अगर कोई भी पब्लिक या कोई भी व्यक्ति अगर उस जनरल इंसिडेंट से रॉन्ग वे पे जाके यदि कोई कार्य करता है तो उसको राइट वे पे काम करने का काम जो करता है वो करती है जुडिशरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लेजिस्लेटिव क्या होती है? तो लेजिस्लेटिव जो होता है वो फर्स्ट ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, और ये 2 टाइप्स का होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव और दूसरा जो है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव। अब यदि हम स्टडी करते हैं तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव, और दूसरी बात अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ये जो हमारा पूरा इंडिया कंट्री है, ये पूरा जो हमारा सेंट्रल फेडरेशन है, इस सेंट्रल फेडरेशन को एक नाम दिया गया और उसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, और ये हमारे जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 79, उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि पूरे कंट्री के लिए, पूरे सेंट्रल फेडरेशन के लिए एक पार्लियामेंट का प्रावधान है, यानी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जो इन सारे वर्क को डन करती हो। तो पार्लियामेंट होनी चाहिए। अब कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन हो, क्योंकि पार्लियामेंट कोई एक बिल्डिंग नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट क्या है? एक ग्रुप है इन 3 चीज़ों का, एक ऑर्गन है, इन 3 ऑर्गन का एक क्या है? ग्रुप है, जिस ये तीनों ऑर्गन उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट के कौन से 3 ऑर्गन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो अब हम स्टडी करते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकसभा। चलिए देखें, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लोकसभा। अब हम लोकसभा के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए लोकसभा क्या होती है। तो पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है लोकसभा, क्योंकि मोस्टली जितने भी सारे फंक्शन होते हैं हमारे कंट्री से रिलेटेड, यानी जो हमारा बिल बनाना होता है, एक्ट अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो करेक्शन करना है, अमेंडेड करना है, साथ में कोई पॉलिसी बनानी है, तो मोस्टली जितने भी काम होते हैं वो सभी लोकसभा ही करती है। इसलिए लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ऑर्गन है, साथ में इसको फर्स्ट ऑर्गन है, साथ में इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो ये पार्लियामेंट का कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गन है, और साथ में इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। साथ में जो पार्लियामेंट होता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हाउस है। अब पॉपुलर हाउस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, वो लोकसभा के मेंबर सारे क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी डायरेक्टली क्या होते हैं? जो भारत के नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमपी, यानी जिसको हम कहते हैं सांसद। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर को हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, इनको सांसद कहते हैं। अब देखिए लोकसभा के अंदर क्या होता है, लोकसभा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोकसभा के फंक्शन क्या है, लोकसभा के बारे में और क्या चीजें हम जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है, यानी लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ मेंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि लोकसभा जो होती है उसके अंदर टोटल कितने एमपी होते हैं, टोटल कितने मेंबर होते हैं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर को क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं हमारी सरल भाषा के अंदर सांसद। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली इलेक्टेड बाय जो होते हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, यानी पब्लिक जो होती है उसको डायरेक्टली इलेक्टेड करती है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1947 से, इसका 46 से इसका काम चलना प्रारंभ हो गया था। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना जो स्टार्ट हुआ था वो 1946 से हुआ था, और 1949 के अंदर इसको क्या किया गया था? कंप्लीट कर लिया गया था। फिर बाद में जो हमारा 26 जनवरी 1950 के अंदर इसको क्या किया गया? पूरे देश को समर्पित, डेडिकेट किया गया। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस टाइम हमारा यानी एट दैट टाइम, तो उस टाइम क्या किया गया था कि लोकसभा के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो फिक्स किए गए थे 500।
500 मेंबर जो थे, वो जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो सबसे पहले लिखा गया था, उसके अंदर कितना था 500। अब आप देखिए जो हमारा कंट्री है उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या है, टाइम टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, इसलिए इसके मेंबर की जो नंबर ऑफ मेंबर है लोकसभा के, इसको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाना पड़ा। फिर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक दमन और दीप, दमन एंड दीव, और साथ में जो गोवा है, वो गोवा का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये दमन दीप और गोवा का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था हमारा 1987, तो 1987 के अंदर क्या किया गया कि फिर ये फिक्स किया गया कि जो हम लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, तो वो होने चाहिए 552। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आप एक बार देखिए शुरू से लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब उसमें टोटल कितने मेंबर होने की बात थी 500, लेकिन साथ में जब समय बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो दमन दीप और गोवा जो हमारा था उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1987 में, तब ये फिक्स किया गया था कि जो हमारे पास लोकसभा है उसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है, 545। ठीक है, अब ये जो 545 है, इसमें से इनको अगर यदि 2 टाइप में डिवाइड कर ले तो 5 जो 43 होते हैं वो इलेक्शन से आते हैं। इलेक्शन का मतलब ये होता है जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी डायरेक्टली जो भारत के नागरिक होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, और किस तरह से इलेक्टेड किए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी जो वयस्क मताधिकार होता है, यानी जो एडल्ट व्यक्ति होता है, यानी जो 18 साल या 18 साल से ऊपर होता है, वो अपने वोट के माध्यम से, अपने मतदान के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से इनका इलेक्शन करता है या इनको इलेक्टेड करता है। तो 543 जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बचे कितने, 2। तो 2 जो मेंबर होते हैं, वो जो 2 मेंबर हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो 2 मेंबर होते हैं वो क्योंकि देखिए ये 543 जो है वो सभी इंडिया, जो 543 जो मेंबर है वो सभी इंडिया के ही सिटीजन हैं, और इनको जो इलेक्टेड करता है वो भी इंडिया के सिटीजन है। लेकिन जो 2 मेंबर होते हैं वो 2 मेंबर जो होते हैं वो क्या होता है कि उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और किसको करता है, एंग्लो इंडियन में से प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको नॉमिनेट करता है 2 मेंबर को, यानी ऐसे मेंबर एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है जो क्या थोड़े बहुत विदेशी है और थोड़े बहुत क्या है इंडिया के हैं, मतलब वो विदेश में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो पहले विदेशी थे और फिर बाद में इंडिया में आके रहने लगे। तो प्रेसिडेंट ऐसे 2 व्यक्तियों को क्या करता है, ऐसे 2 मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा के अंदर था। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्शन के बारे में, टोटल तो इतने मेंबर होंगे, फिर इलेक्शन इनका किस तरह से होगा तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इनका इलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, ये जो लोकसभा के मेंबर होते हैं इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है, तो इलेक्शन इनका किया जाता है डायरेक्टली। ये सबसे पहले तो आप देखिए कि इलेक्शन कौन करता है, हम ही करते हैं। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब किस आधार पे किया जाता है, यानी डायरेक्टली भारत के नागरिक ही इनका चयन करते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं, इनको इलेक्टेड करते हैं। तो लेकिन किस आधार पे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये चीज आपको याद रखनी है, यानी वयस्क मताधिकार, यानी कैसे, यानी ऐसे व्यक्ति जो 18 साल की एज कैसी होनी चाहिए उनकी, 18 ईयर या इससे अबोव की एज वाले इसका क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्टेड कर सकते हैं। तो इस तरह से
ये हमारा बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे हम इसका इलेक्शन करते हैं मेंबर का, किसके मेंबर का, लोकसभा के मेंबर का। और साथ में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक चीज बताई गई है कि हमारे देश के अंदर जो लोकसभा एरिया होता है, या जो लोकसभा जो हमारे पास लेजिस्लेटिव होता है उसके अंदर, यानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर केवल वन मेंबरशिप होती है। वन मेंबरशिप का मतलब ये है, वन मेंबरशिप का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा ये जो लोकसभा जो क्षेत्र है, हमारा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है लेजिस्लेटिव, वो कौन सी है, तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़ की दोनों की क्या है, एक है। तो उसके अंदर पूरे प्रतापगढ़ और चित्तौड़ लोक जो सभा क्षेत्र है उसके अंदर दो मेंबर नहीं होंगे, दो सांसद नहीं होंगे, सांसद एक होगा। यानी जैसे जयपुर है तो जयपुर बड़ी सिटी है तो उसका जो एक लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर एक ही सांसद होगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात बताई गई है कि एक जो हमारा लोकसभा लेजिस्लेटिव होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वन मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन, कि अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर कौन बन सकता है, तो उसके बारे में हम क्वालिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। साथ में दूसरी ये है कि जो लोकसभा का जो मेंबर है वो मेंबर बनने के लिए उसको क्या होने चाहिए, 24 ईयर एज होनी चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 24 ईयर एंड अबोव, यानी इससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन 25 से नीचे वाला मेंबर नहीं बन सकता, एमपी यानी सांसद नहीं बन सकता है। नेक्स्ट इसका अगर यदि थर्ड पॉइंट देखा जाए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड जो है इसकी 25 ईयर इसकी एज होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। और थर्ड जो होता है वो ये है नॉट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एनी बेनिफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पे यानी किसी भी बेनिफिट के पद पे ये होल्डिंग यानी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। किस तरह से, मान लीजिए उसका और वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नॉट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एनी बेनिफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी वो कहीं नौकरी नहीं करता हो या कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर वो किसी पोस्ट पे नहीं बैठा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। तो ठीक है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा, समझ में आ रही बात, कि किसी भी कोर्ट के द्वारा नॉट बीइंग डिमेंडेड और उसको क्या किया गया हो, बैंकरप्ट, यानी किसी भी कोर्ट के द्वारा, चाहे वो कोर्ट छोटी भी हो सकती है, चाहे वो कोर्ट जो है आपकी छोटी सारडी की कोर्ट भी हो सकती है, या वो हमारे पास जयपुर की कोर्ट या दिल्ली की कोर्ट भी हो सकती है। तो किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको डिमेंटेड यानी इसको पागल घोषित नहीं किया हुआ, और साथ में वो बैंक करप्ट नहीं हो। बैंक करप्ट का मतलब ये होता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा सिस्टम हो रहा है कि बैंक के पैसे लेके खा जाते हैं लोग, तो इस तरह से वो किसी भी प्रकार से पागल या दिवालिया नहीं घोषित किया हुआ हो किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो इन योग्यताओं को रखता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, लोकसभा का मेंबर, एमपी, सांसद बन सकता है। फोर्थ पॉइंट के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इसके बारे में फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, टर्म का मतलब ये होता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, यानी जो लोकसभा का मेंबर एक बार इलेक्टेड हो जाता है तो फिर उसके बाद जो लोकसभा बनती है, यानी टोटल 445 जो हमारे पास मेंबर है, तो ये कितने साल तक एमपी रह सकते हैं, कितने साल तक मेंबर बने रह सकते हैं। तो इसका जो जनरल इसका जो टाइम है, इसका जो टर्म है वो 5 ईयर का है, यानी 5 ईयर तक ये इसका टर्म होता है, इसका कार्यकाल होता है। लेकिन यदि पीएम यानी लेकिन अब क्या हो गया, मान लीजिए कि ये मेंबर जो हमारे पास 545 जो मेंबर हैं, अब इन मेंबरों का अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं वगैरह, ये जो इनकी जो कैबिनेट है यानी इनमें से चुन के जो हम मिनिस्टर बनाते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, अगर ये काम सही नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्या करता है, पीएम क्या करता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो पीएम क्या करता है, वो एडवाइस देता है, और किससे देता है, प्रेसिडेंट को। तो
अगर ये अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या इनको यदि ये पूरी लोकसभा को अपने को ब्रेक करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे ये पीएम क्या करता है, ये पावर सिर्फ किसके पास होता है, ये पावर हमारे पास नहीं होता है कि हम किसी एमपी को घर पे बिठा सकते हैं, नहीं, ये पावर हमारे पास नहीं है। ये पावर जो होता है, यानी ये पूरी लोकसभा को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको रिमूव किया जाए, तो ये पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि आप ये इस पूरी लोकसभा को या इस जो हमारे पास वन मेंबर, पार्टिकुलर मेंबर, इंडिविजुअल जो मेंबर है, उस मेंबर को आप पद से हटा सकते हैं। तो 5 साल के पहले भी आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये रहेगी कि पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसा अगर अब तक देखा जाए तो पूरा इंडियन पॉलिटिकल यानी जो भारतीय राजनीति है, इसके हिस्ट्री में अब तक कितनी बार हुआ है, तो ये 9 जो टाइम्स है, 9 टाइम्स सो फार, यानी अब तक ये कितनी बार हुआ है, 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी है किसको, प्रेसिडेंट को, कि ये पूरी जो लोकसभा है इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम सेशन के बारे में। सेशन का मतलब ये होता है कि लोकसभा की जो मीटिंग होती है, नेक्स्ट स्टडी हम करते हैं सेशन के बारे में। तो सेशन क्या होता है, यानी लोकसभा के अंदर जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, वो कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है। तो देखिए, लोकसभा की जो मीटिंग होती है, सबसे पहले ये मीटिंग बुलाता कौन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लोकसभा की मीटिंग जो बुलाने वाला है, जो इसको कंसर्न करने वाला है, जो इसको एडजर्न करने वाला है, वो होता है प्रेसिडेंट। तो इसका जो सेशन है वो बुलाया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कंसर्न या एडजर्न किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि मान लीजिए इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के अंदर जो गैप होता है वो कम से कम 6 महीने का गैप होना, या इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सेशन होता है। और सेशन को बुलाता कौन है, लोकसभा के सेशन को कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट कंसर्न करता है। प्रेसिडेंट ही इसको क्या करता है, एडजर्न करता है। और इसमें एक कंडीशन होती है कि 1 मीटिंग और 2 मीटिंग, यानी इसकी जो 2 मीटिंगों के बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी साल में मिनिमम आपको क्या करना है, 2 मीटिंग तो लेनी ही है। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, मिनिमम आपको 2 लेनी है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैक्सिमम आप कितनी भी मीटिंग बुला सकते हो, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब वो पढ़ेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो हमारा पॉइंट है 6 जो पॉइंट है वो ये है कि ऑफिसर, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ऑफिसर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के ऑफिसर क्या है। तो देखिए, लोकसभा का ऑफिसर, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है और उस सिस्टम का हेड बनाना होता है, यानी जितने भी उसके अंदर मेंबर होते हैं, जैसे जिस तरह से स्कूल होती है, क्लास होती है, तो क्लास में सारे स्टूडेंट होते हैं। अब उन सारे क्लास के स्टूडेंट को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से उनको रूल्स के बारे में बताया जाए, तो उनके बीच में से क्या किया जाता है, क्लास के सारे स्टूडेंट्स के बीच में से एक मॉनिटर को क्या कर दिया जाता है, उसमें से हेड बना दिया जाता है। तो इंडियन के अंदर जितने भी सारे सिस्टम्स है उसके अंदर कोई ना कोई हेड होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि लोकसभा जो होती है उसके अंदर टोटल कितने मेंबर है, 545। तो 545 जब इलेक्टेड मेंबर आते हैं, तो ये मेंबर जो होते हैं उसमें से 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 उसमें क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। तो जब ये मेंबर होते हैं तो फिर ये मेंबर अपने में से क्या करते हैं, किसी को उस लोकसभा का हेड बनाते हैं। तो फिर जैसे मान लीजिए 545 जो हमारे पास मेंबर है, ये क्या करते हैं, मेजोरिटी के आधार पे, इनकी मेजोरिटी के आधार पे क्या बनते हैं, स्पीकर। और जब हमारे पास स्पीकर नहीं हो तो फिर हमारे पास डेप्टी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो स्पीकर का काम करता है। जब हमारे पास स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर का काम करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है कि लोकसभा के अंदर जितने भी 545 जो मेंबर है जो इलेक्टेड है, वो क्या करेंगे, मेजोरिटी के आधार पे, उनकी मेजोरिटी के आधार पे, क्योंकि वो चुनेंगे तो उनकी मेजोरिटी के आधार पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो साथ में क्या हो सकता है,
अब देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमने तो बना दिया, लेकिन इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? इनकी पोस्ट से, रिमूव देयर पोस्ट, अगर इनकी पोस्ट से इनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो रिमूव भी यही लोग करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो 545 जो मेंबर है, ये मेंबर क्या करेंगे, को एक बिल लाएंगे जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। यानी जब तक ये इनके आपस में ट्रस्ट बना हुआ है तब तक तो ये अपने पद पे रहेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। लेकिन जब इनका ट्रस्टेड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव देयर पोस्ट कैसे किया जाता है, तो यही लोग उसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये एक बिल लाएंगे, उस बिल को पास करवाएंगे, जिसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, हम उसको पास करवाएंगे। और जब ये पास हो जाएगा तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हम उनके जो पोस्ट होती है उस पोस्ट से हटा सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा के अंदर 14 डेज एगो, यानी आपको क्या करना पड़ता है, 14 दिन पहले उसको नोटिस देना होता है। 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं, और उसके लिए हम लोकसभा के अंदर क्या करने वाले हैं, प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 14 डेज एगो, 14 डेज पहले उनको बता दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि 14 दिन के अंदर कोई वो ऐसा काम ना कर दे जो काम ये 545, मान लीजिए कि इन्होंने इनको बता दिया, इन्होंने इनको बता दिया है कि हम आपके खिलाफ बिल लाने वाले हैं, हम आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले हैं कि आपको दोनों को पद से हटाना है। तो अब इनको पता चल गया, तो ये कुछ ऐसे बिल पास कर देंगे या ऐसे कुछ गलत कार्य कर सकते हैं जो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो, हार्मफुल हो। तो इसलिए इनको 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है। तो उसके बाद जो 14 दिन तक ये अपना काम जो होते हैं वो काम करने के लिए इनके पास राइट नहीं होते, कोई भी फंक्शन को हेल्ड करने के लिए इनके पास राइट नहीं होते। तो ये कंडीशन होती है, 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं और साथ में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनको क्या 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 बेनिफिट मिल सकते हैं और साथ में इनको क्या सैलरी मिलेगी, वो सारी सैलरी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। तो अब हमारे पास जैसे ये स्पीकर है, तो इस लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास क्या पावर होता है और किस तरह की उनकी ड्यूटीज रहती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पावर ऑफ स्पीकर, पावर एंड ड्यूटी ऑफ स्पीकर, पावर एंड ड्यूटी ऑफ स्पीकर क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ये कि देखिए, फर्स्ट तो ये है कि पावर ऑफ स्पीकर क्या हो सकता है, पावर एंड ड्यूटी ऑफ स्पीकर क्या क्या हो सकती है, क्योंकि लोकसभा का हेड है और जब स्पीकर लोकसभा का हेड है तो लोकसभा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका क्या पावर होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का वही पावर होता है जो इंग्लैंड के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी हमारे यहाँ लोकसभा कहा जाता है, वहां पर कहा जाता है वहां की पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स का यानी नियरली पावर नियरली सेम एज एन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के बिल्कुल हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है उसको जितना पावर होता है, हमारे लोकसभा के स्पीकर को भी उतना ही पावर होता है, क्योंकि हमारे ऊपर यानी भारत के अंदर किन्होंने राज किया हुआ है, इंग्लैंड ने। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब हमने बहुत सारी कंट्री से, बहुत सारे फॉरेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली। तो ये चीज़ भी हमें वहीं से ली है कि लोकसभा के स्पीकर के पास क्या पावर होगा, वही पावर होगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके स्पीकर के पास जो पावर होगा। अब आप देखिए इसके पास पावर और ड्यूटी क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है, ये क्या करता है, ये लोकसभा का हेड होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, इसलिए लोकसभा के अंदर पीस और डिसिप्लिन बनाने का जो काम है, पीस एंड डिसिप्लिन बनाने का जो काम है, बनाए रखने का जो काम है, वो काम किसका रहता है, इसी का रहता है, लोकसभा स्पीकर का। सेकंड, यदि हम इसके पावर और ड्यूटी के बारे में कंसल्ट करते हैं तो ये कोई भी जो प्रोग्राम और एक्टिविटी होती है लोकसभा के अंदर, जो भी प्रोग्राम लोकसभा के अंदर कोई भी प्रोग्राम या एक्टिविटी होती है जो फिक्स होती है तो इसी के द्वारा फिक्स होती है। यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है यही फिक्स करता है कि लोकसभा के क्या अंदर क्या प्रोग्राम होने चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कब इसकी बैठक होनी चाहिए, कब इसका कौन सा बिल पास करना है, कब कौन सा एक्ट पास करना है, कब कौन सा अमेंडेड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारे जो काम होता है उनके लिए जो टाइम फिक्स करता है वो लोकसभा का
स्पीकर ही करता है। और वो कैसे करता है कि जो हमारे पास क्या होता है, जो हाउस का लीडर होता है, यानी किससे कंसल्ट करता है, हाउस के लीडर से। तो हाउस का लीडर कौन होता है, ये जो 545 है, इनमें से जो चुन कर आते हैं, यानी जो इलेक्टेड होके आते हैं, उनमें से उनके जो पार्टियाज होती है, उनकी पार्टियां क्या करती है, उनका एक लीडर बनाती है हाउस के अंदर। तो हाउस के लीडर से कंसल्ट करके प्रोग्राम की, एक्टिविटी की, बिल पास करने की जो टाइमिंग होती है, उनके बारे में क्या करता है, कंसल्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करता है, ये हेड ऑफ सम कमिटी, यानी कुछ कमेटियों का ये क्या रहता है, हेड रहता है। कुछ कमेटियों का क्या रहता है, जो लोकसभा के अंदर जो कुछ कमेटियां बनती है, यानी जैसे प्रवर्तक समिति है, जो डिसिप्लिन कमेटी है, जो बिल कमेटी है, इस तरह से जो इसके अंदर जो कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों का ये हेड रहता है। और साथ में कुछ कमेटियां ये लोकसभा का स्पीकर भी बनाता है, और उनके जो हेड होते हैं वो हेड भी यही चूज करता है, कौन, लोकसभा का स्पीकर, उनके हेड भी यही चूज करता है। और वो किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से उनको जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनको मॉनिटर करेगा, वो कौन करेगा, वो यही करेगा। ठीक है, उनको जो इंस्ट्रक्शन जो देने होंगे वो लोकसभा का स्पीकर ही देता है। साथ में ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल, ये क्या करता है, बिल हमारे पास मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, मनी बिल है या नहीं है। तो जैसे कोई भी बिल लोकसभा के अंदर पास होता है तो उससे पहले उसको प्रस्ताव यानी प्रपोज किया जाता है, किसी भी बिल को प्रपोज किया जाता है, फिर उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, कंसल्ट होता है, फिर वो बिल पास किया जाता है। तो लोकसभा के अंदर जब कोई भी बिल आता है तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ये डिसाइड क्यों करता है, क्योंकि मनी बिल का जो पावर होता है, मनी बिल को जो पास करने का जो पावर होता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल लोकसभा को ही है। सिर्फ किसको है ये राइट, लोकसभा को, राज्यसभा को इसके अंदर कोई राइट नहीं है। तो ये चीज़ डिसाइड करने का काम कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। अगर उसने कह दिया कि ये मनी बिल है तो फिर ये उसके अनुसार जो है वो हमारी कार्रवाई एक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि देखिए, ये लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट का ही ऑर्गन है। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में जितना भी पत्र व्यवहार यानी करस्पोंडेंट, जितना भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जितना भी करस्पोंडेंट होता है, यानी जितना भी पत्र व्यवहार होता है, यानी जिस तरह से लिखित जो हम कह सकते हैं, जिस तरह से लिखित पत्र व्यवहार होता है, यानी यहाँ से कोई आदेश जाता है, वहाँ से कोई आदेश आता है, तो ये जो सारा काम होता है वो केवल किसके द्वारा होता है, सिर्फ ओनली स्पीकर के द्वारा। यानी वो सारा काम स्पीकर ही करता है कि प्रेसिडेंट को क्या कहना है, पार्लियामेंट को क्या कहना है। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जितनी भी सारी बातचीत होती है वो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, प्रेसिडेंट ही है। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं, पावर और राइट, और यानी अपन कह सकते हैं कि लोकसभा के पास क्या क्या तो पावर है और क्या क्या इसके पास राइट है, क्या क्या राइट और क्या क्या पावर है, और साथ में इसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने लोकसभा स्पीकर के फंक्शन और ड्यूटी के बारे में देखी थी। अब हम इस लोकसभा के पावर, तो देखिए चूंकि हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, आपकी बुक के अंदर पहले लोकसभा दे रखी है, फिर राज्यसभा दे रखी है, फिर पहले लोकसभा दे रखी है, फिर राज्यसभा दे रखी है, फिर उसके बाद आपको पार्लियामेंट के पावर के बारे में बताई गई है, फिर बाद में आपको लोकसभा के पावर के बारे में बताई गई। चूंकि हम लोकसभा को एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोकसभा की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी स्टडी हम एक बार में ही करेंगे। तो अब हम स्टडी करते हैं कि जो लोकसभा होती है उसके क्या क्या पावर है, क्या क्या राइट है, और साथ में उसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर और राइट एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के क्या क्या पावर है, क्या क्या राइट है और क्या इसके फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट जो इसका पावर है या जो फर्स्ट फंक्शन है वो देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर,
देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, यानी जो हमारे पास लेजिस्लेटिव, जो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर क्या क्या पावर लोकसभा को दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए अब इसके अंदर क्या क्या पावर है वो देखिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो पार्लियामेंट होती है, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कोई भी बिल पास कर सकती है। अब वो कौन कौन से जो हमारे पास बिल है उनको पास कर सकती है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट होती है वो जो फेडरलिस्ट होती है, साथ में जो कनकरेंट जो लिस्ट होती है, और साथ में जो हमारे पास रेजिडुअल मैटर होते हैं, रेजिडुअल मैटर, इन पे लॉ बना सकती है। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि पार्लियामेंट को ही पावर है जो फेडरल लिस्ट और करंट लिस्ट और रेजिडुअल मैटर के ऊपर लॉ बना सकती है। अब देखिए फेडरल लिस्ट क्या होती है, फेडरल लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर केवल बिल और लॉ बनाने का पावर और राइट किसके पास होता है, केवल पार्लियामेंट को होता है। ठीक है, कनकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर लॉ या बिल कौन बना सकते हैं, लॉ या बिल बनाने का राइट किसके पास होता है, बताइए। कनकरेंट लिस्ट के अंदर जो लॉ बनाने का, जो बिल बनाने का जो पावर और राइट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। ठीक है, अगर दोनों की स्थिति में, अगर दोनों में, अगर जैसे स्टेट ने कोई अलग लॉ बना दिया, सेंट्रल ने अलग लॉ बना दिया, तो उस स्थिति में जब दोनों में आपस में विरोधाभास होगा तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल वाला, जो पार्लियामेंट वाला जो बिल या लॉ है वो ही मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेजिडुअल जो मैटर होते हैं उनके बारे में लॉ बनाने का जो प्रावधान है, जो राइट है, वो पार्लियामेंट को है। अब चूंकि हम पार्लियामेंट की बात इसलिए कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो हम लोकसभा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट का सबसे मेन ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, वो लोकसभा ही है। इसलिए ये पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। हालांकि कुछ में राज्यसभा के पास भी है, लेकिन पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है, लोकसभा है। इसलिए ये सारा जो पावर है लॉ बनाने का वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। नेक्स्ट, और यदि हमारे पास और भी सारे, जितने सारे आप ये कह सकते हैं जो जनरल बजट होते हैं, बजट बिल होते हैं, जिस तरह से बजट पेश किया जाता है, यानी बजट बिल है, और साथ में यदि हमारे पास कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके अंदर कोई करेक्शन करना है, तो वो अमेंडमेंट जो होता है। और साथ में बजट बिल होते हैं, वो भी कौन पास कर सकता है, पार्लियामेंट पास कर सकती है, लोकसभा पास कर सकती है। अच्छा, ये किसी लॉ को बिल्ड करने का, किसी बिल को पास करने का, या किसी लॉ को बिल्ड करने का जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले वो प्रोसेस इस तरह से होती है कि जो हमारे पास सबसे पहले, जैसे वो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में उसको प्रमोट किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में पहले भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं, या राज्यसभा में बाद में करें, लोकसभा में पहले करें, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बिल होते हैं जो राज्यसभा में ही, कोई लॉ होते हैं जो राज्यसभा में प्रपोज किए जाते हैं, कोई, और यानी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी के अंदर इसको प्रपोज कर रहे हो। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर यदि कोई बिल प्रपोज हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर कोई बिल प्रपोज हुआ, वो फिर क्या होगा, यहाँ से पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा वाले क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे। तो पास करने के बाद फिर वो जो बिल होता है, वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर वो जो लॉ जाता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जैसे ही उस पर साइन कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है, वो लॉ जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। अगर पहले राज्यसभा में प्रपोज हो तो राज्यसभा के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा, यहाँ से प्रपोज होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं तो है फाइनेंशियल पावर। अब फाइनेंशियल पावर क्या रहता है, फाइनेंशियल पावर क्या रहता है,
फाइनेंशियल पावर, लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर क्या रहता है, तो अभी हमने स्टडी की थी कि जितने भी मनी बिल होते हैं उसको ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर एक तो मनी बिल वाला होता है, दूसरा ये होता है कि फाइनेंशियल पावर के अंदर जो मनी बिल होते हैं वो मनी बिल जो प्रपोज किए जाते हैं, प्रपोज्ड ओनली लोकसभा में किए जाते हैं, ओनली लोकसभा में प्रपोज किए जाते हैं, राज्यसभा में प्रपोज नहीं होते हैं। यानी अगर कोई मनी बिल है हमारे पास तो वो प्रपोज यानी वो उसका प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा के अंदर, क्योंकि ये पूरा जो राइट है मनी बिल को पास करने का जो राइट है, प्रपोज करने का जो राइट है वो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, और लेकिन प्रोसेस है, क्योंकि बिल को पास करने के लिए प्रोसेस तो यही है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा इसको प्रपोज करेगा, इसको पास करेगा, फिर ये राज्यसभा को भेजेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये राज्यसभा को भेजेगा, और जैसे ही राज्यसभा को इसने भेजा तो राज्यसभा को 14 डेज के अंदर इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। 14 डेज के अंदर इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। राज्यसभा इस पे कुछ नहीं कर सकती, ना तो ये इसको एक्सेप्ट कर सकती है और ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, लेकिन राज्यसभा के पास ये केवल एक प्रोसेस के लिए भेजा जाता है कि लोकसभा में कोई मनी बिल यदि प्रपोज हुआ है, उसको पास कर दिया गया है, तो फिर उसको राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा को क्या करना है कि उस पर केवल अपनी स्टडी करनी है। अगर उसके अंदर कोई करेक्शन है तो वो लोकसभा को बताना है कि आप इसके अंदर ये करेक्शन करो। वो 14 दिन में उसको रिटर्न करना जरूरी है। 14 दिन में राज्यसभा को ये बिल जो होता है वो रिटर्न करना लोकसभा को जरूरी है, और साथ में ये भी बताना है कि इसमें क्या करना है, करेक्शन क्या करना है। बाकी उसके पास इसको एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, और फिर ये सीधा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और ये बिल पास हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल पावर होता है। और ऐसा जो है ये बात किस में बताई गई है, ये जो हमारा आर्टिकल होता है, ये बात जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल है 109, उस 109 के अंदर ये बताया गया है कि लोकसभा जो है वो प्रपोज करती है मनी बिल को, केवल ये राइट उसके पास ही होता है। फिर वो राज्यसभा को भेजती है, जिसको 14 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होता है, साथ में ये बताना होता है कि इसके अंदर क्या करेक्शन करना है। लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जो पावर है वो राज्यसभा को नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट। ठीक है, तो पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, मैं डायरेक्ट लिखता हूं कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के लिए ये किस तरह से कंट्रोल करता है, तो आप देखिए जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट यानी आप देखिए जो 545 जितने भी मेंबर होते हैं, फिर इन्हीं मेंबर के अंदर क्या किया जाता है, मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और उन मिनिस्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैबिनेट। ठीक है, यानी ये जो 545 जो है इन्हीं के अंदर क्या बनाएंगे, मिनिस्टर, और मिनिस्टर का जो ये ग्रुप होगा उस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, कैबिनेट। और ये जो कैबिनेट होती है वो पूरी सामूहिक रूप से ग्रुपली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, क्योंकि ये जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट किसका पार्ट है, कैबिनेट इसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। इसलिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, लोकसभा। इसलिए कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट कब तक बनी रह सकती है, ये जो 545 जो हमारे पास 545 जो मेंबर्स है एमपी सांसद, ये कब तक मिनिस्टर या कब तक कैबिनेट बनी रह सकती है, जब तक कि लोकसभा को ट्रस्ट है इन पे कि ये काम सही कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोकसभा का ट्रस्ट जो है वो टूटा, उस दिन ये कैबिनेट जो है वो भी पूरी तरह से रिमूव कर दी जाएगी। साथ में ये इसका पावर होता है, पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर लोकसभा ऐसे अपना पावर रखती है, राइट रखती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडेड पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर क्या होता है, तो
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पावर होता है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान जो 1946 में से बनना चालू हुआ था और 1950 में देश को डेडिकेट किया गया था, तो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके अंदर टाइम टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो पावर होता है ये पावर केवल पार्लियामेंट को है, ये पावर जो है वो केवल पार्लियामेंट को है, ठीक है। और पार्लियामेंट में कौन कौन आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर बाद में हमारा प्रेसिडेंट आता है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके क्या करती है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके क्या कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेंडमेंट जो हमारे पास एक्ट होता है उसको पास कर सकती है, उसके अंदर करेक्शन कर सकती है। और ऐसा कहाँ बताया गया है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, सबसे बड़ी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पावर है वो मोस्टली पावर पार्लियामेंट को ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 यानी 368 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है उसमें यह बताया गया है कि जितना भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पावर होता है ये मोस्टली पावर किसको होता है, पार्लियामेंट को होता है। यानी लगभग जो जितने भी सारे काम हैं वो सारे काम पार्लियामेंट ही कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में और स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो 5 है, 5 जो पॉइंट है वो ये है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है 5 कि लोकसभा के पावर और राइट और फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें हमारा 5 पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है कि वर्किंग एज इलेक्टोरल बोर्ड। इलेक्टोरल बोर्ड जो होता है यानी हमारा जो निर्वाचक मंडल है कि पूरे देश में इलेक्शन कैसे होते हैं, किस तरह से होने चाहिए, उसके लिए ये क्या करता है, एक बोर्ड बनाता है। तो लोकसभा जो होती है, सॉरी बोर्ड की जगह यहाँ पे अपन लिखे हैं कॉलेज। कॉलेज का मतलब ये होता है कि जितना हमारे पास इलेक्टोरल जो निर्वाचक मंडल होता है उस मंडल के लिए क्या क्या कार्य रहता है, उसके लिए हमारा लोकसभा का क्या कार्य, क्या राइट है। तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा यहाँ पे एक बोर्ड की तरह वर्क करती है। जो इलेक्ट्रल यानी जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस होती है पूरी कंट्री के अंदर, उसके अंदर जो लोकसभा होती है वो यहाँ का मेन हेड बोर्ड रहती है। यानी लोकसभा ये नीति निर्णय करती है, ये डिसाइड करती है, पॉलिसी बनाती है कि इलेक्शन कब होने चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए और किस तरह से इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी पॉलिसी है ये लोकसभा जो होती है वो एक बोर्ड की तरह वर्क करती है, एक फंक्शन करती है। साथ में जो हमारा आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 के अंदर ये बताया गया है कि जो हमारे इलेक्शन मेंबर हैं यानी मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है। तो ये हमारे जो आर्टिकल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसका एक आर्टिकल है 54, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, न कि हमारे पास नॉमिनेट मेंबर, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेट हमारे पास लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। तो नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं वो अपना वोट नहीं दे पाते, ठीक है। तो जो इलेक्टेड मेंबर है और वो भी किसके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, अब किसके, तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और साथ में जो हमारी स्टेट, जितने भी स्टेट है, अब स्टेट के अंदर क्या क्या होती है, 2 चीजें होती है, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या क्या 2 चीजें होती है, एक तो असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव जो होती है उसके अंदर एक तो असेंबली होती है और एक उसके अंदर क्या होती है, काउंसिल। तो इंडिया के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव 2 टाइप की होती है। तो जिस तरह से अपन देखते हैं सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव होती है वो लोकसभा राज्यसभा इस तरह से होती है, ठीक है। तो स्टेट जो लेजिस्लेटिव होती है वो 2 टाइप से होती है। तो एक तो स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक जो होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो काउंसिल और असेंबली, तो मोस्टली जितने भी हमारे सारे स्टेट है उसमें असेंबली पाई जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर है यानी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्टेड मेंबर है जिनको वोट देके जिताया जाता है, वो मेंबर क्या करते हैं, वो सारे मेंबर वोट देते हैं अपना किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं,
अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कौन करता है, तो मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर, न कि नॉमिनेट मेंबर। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव, चाहे वो असेंबली हो चाहे काउंसिल हो, तो इनके मेंबर क्या करते हैं, वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट करते हैं। किसको करते हैं, इलेक्टेड, प्रेसिडेंट को। तो ये जो हमारा बताया गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में बताया गया। इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक था, वो सारा, वो लोकसभा का जो टॉपिक है, वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी की है, तो उसके बारे में एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है, फिर गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर लेजिस्लेटिव को हमने लिया, तो लेजिस्लेटिव जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इंडियन फेडरेशन है, उसके अंदर जो बताया गया है कि लेजिस्लेटिव 2 टाइप की होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर फिर हमने देखा, तो इनको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल फेडरेशन को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, हमने एक नाम दिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं मेन, फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। फिर लोकसभा के बारे में हमने पूरी तरह से स्टडी की, और ये हमारा लोकसभा का पूरा जो जितनी भी स्टडी थी वो स्टडी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।